हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोग को पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वालोचन के आधुनिक भारत की सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हमारा 11 टॉपिक हो गया है। आज हमारा 12वां टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलन ऑक्टेवियन होम या एओ होम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के गठन का प्रयास किया। इस अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का प्रारंभिक नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन था, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरू में जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ होम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास देशपाल सांस्कृतिक कॉलेज में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, एओ होम द्वारा की गई थी और इसका पहला अधिवेशन जो है 28 से 30 दिसंबर को 1885 में ही मुंबई के गोकुलदास देशपाल सांस्कृतिक कॉलेज में स्थापित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था, तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव जो है स्वयं एओ होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसरॉय जो था लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यकाल था 1884 से 1888। आगे चलकर डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था, डफरिन ने ही मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में भी लाहौर के अधिवेशन में भी इसकी अध्यक्षता की थी और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कुल मिलाजुला के दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी। एक 1886 में, फिर दूसरा 1893 लाहौर अधिवेशन में, फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बरुद्दीन तैयब जी को जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1987 के मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे इन्होंने और इसी अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। SR मल्होत्रा की पुस्तक टुवर्ड्स इंडिया फ्रीडम एंड पार्टीशन के अनुसार इस सम्मेलन में 35 सदस्यों की एक छोटी प्रतिनिधि समिति बनाई गई थी, जिसका कार्य था कि चर्चा में आए विभिन्न सुझावों पर विचार करना। तो 35 सदस्यों की एक प्रतिनिधि समिति बनी थी, जिसका कार्य था कि चर्चा में आए हुए जो भी सुझाव हैं उन पर विचार करना और उन पर कार्य करना। यह कमेटी 1888 में विषय निर्धारक समिति कहलाई, मतलब वही जो छोटी प्रतिनिधि समिति बनी थी वही बाद में 1888 में जो एक साल बाद मतलब 87 में तो बनी थी, 88 में विषय निर्धारक समिति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो हैं जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में चतुर्थ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने जॉर्ज यूले ने की थी। प्रथम यूरोपीय थे, निर्वाचित थे ये जॉर्ज यूले। ये इलाहाबाद के चौथे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1879 में लंदन में विलियम बेवर्डन की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये क्या हुआ था कि 1889 में लंदन में विलियम बेवर्डन की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका अन्य नाम प्रोविंशियल कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस एजेंसी कमेटी था, की स्थापना की गई थी। इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी और अध्यक्ष विलियम बेवर्डन थे। तो
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लंदन में एक कमेटी बना रहे हैं जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये बनाया था विलियम बेबर्डन। इसके सचिव थे विलियम डिग्बी और अध्यक्ष थे विलियम बेबर्डन। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जनरल भी निकाला था। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड परिवार से संबंधित थी। वे वर्ष 1960 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1912 में बांकीपुर पटना में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है R.N. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता या संस्थापक कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। तदनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उग्रपंथियों को, वो पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। कांग्रेस की जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता थी अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और अपने अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय राजभक्त सभा इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। बाद में इस संस्था का पुनर्गठन कर उसे नया नाम संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन दिया गया। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के दावों का प्रतिवाद करना, ब्रिटिश संसद, प्रेस तथा जनता को कांग्रेस के विरोधी मतों से अवगत कराना। इसका मेन मतलब था कि कांग्रेस का विरोध करना था। ब्रिटिश संसद, प्रेस, जनता आदि को कांग्रेस विरोधी मतों को से अवगत कराना था। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड हैमिल्टन जॉर्ज को लिखे पत्र में कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही यह गिरने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही होगा कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को तत्कालीन राजनीतिक रूप में भंग करने और उसे लोक सेवक संघ के रूप में रूपांतरित करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह मुंबई के गवर्नर थे और यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित की गई थी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू, जिनका 1879 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था, प्रख्यात कवयित्री, राष्ट्रवादी नेत्री थी और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वैसे दोस्तों, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष को देखा जाए तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का देखा जाए तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी। 1947 से 49 तक संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में और 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और दिसंबर 1936 ने फैज़पुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था अक्टूबर 1938 में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। JB कृपलानी को कांग्रेस की 54वें अधिवेशन 1946 में मेरठ में अध्यक्ष चुना गया था तथा देश की आज़ादी के समय भी अध्यक्ष यही थे, JB कृपलानी ही रहे थे। कांग्रेस की 55वें अधिवेशन जो दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। 55वें अधिवेशन
दिसंबर 1948 में उसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीताराम भैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मनगढ़ के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ए.ओ. होम ने की थी। एलन ऑक्टेवियन होम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और इस शिमला में ही रहते थे। इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच गठन का प्रयास किया। इस अखिल भारतीय मंच का नाम जो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों प्रेसिडेंसी के सभी शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में उस समय हैजा फैल गया था, जिसके कारण उसका स्थान बदलकर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई के स्थित गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी ने की थी और इसके पहले महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन बना था? तो ए.ओ. ह्यूम बना था और W.C. बनर्जी उसके अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, व्योमेश बनर्जी। इनमें से निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो W.C. बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, तो दोनों सही हैं। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो सही देख लेते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करेगा। इसका ई आंसर हो जाएगा दोस्तों। देश के हितों के 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न उद्देश्य बताए गए थे। पहला कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देश के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी सही है। तीसरा, सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद उस समय में कुछ महत्वपूर्ण और तत्कालीन सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्गों के परिपक्व विचारों को प्रमाणित रूप से अभिलिखित करना, ये भी सही है। यह निर्धारित करना कि 12 महीने में मतलब आगामी एक वर्ष में देश हित के लिए किस दिशा में और किस तरीके से काम किया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो कांग्रेस की कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, ऐसी कोई मांग नहीं थी।
लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या में वृद्धि ये मांग थी। काउंसिल में प्रजा जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि ये भी मांग थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भी मांग थी। एकीकरण की कोई मांग नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, विस्तार तथा इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण, विधान परिषदों को ज़्यादा अधिकार प्रदान करना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर आदि की मांग की थी, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के एकीकरण की मांग इसमें से नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसे आगे चलकर कांग्रेस ने का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ज्ञातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उठाया था? तो ये डफरिन ही थे, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था, डफरिन था। डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये डफरिन ने उठाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो उपस्थित नहीं थे। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसका दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों को स्रोतों में प्रतिनिधियों की संख्या 406 और या कुछ में 434 मिलती है ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 थी, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 पहुँच गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1879 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो ये थे सर डब्ल्यू बेडरवन। सर डब्ल्यू बेडरवन थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1879 में लंदन में सर डब्ल्यू बेडरवन की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नया नाम प्रोविशियल कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एजेंसी कमेटी की स्थापना की गई। इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक जर्नल निकाला था। पुस्तक द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंग्लैंड 1885 से 1920 में बताया गया था कि जुलाई 1889 में लंदन स्थित इंडियन पॉलिटिकल एजेंसी विकसित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अस्थायी समिति बन गई। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी कमेटी कहा गया। हालांकि एक वर्ष बाद 1890 में इसे आधिकारिक रूप से ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बरुद्दीन तैयब जी को मिलता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1987 के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, मद्रास में हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। एक ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था और पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये 2 सही है, ये गलत है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष। अतः कथन एक असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, सही है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला रहेगा। कब? पहली महिला एनी बेसेंट है, तो एक सही है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। चौथे सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये चौथे कलकत्ता में हुआ था चतुर्थ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं? तो ये फिरोज शाह मेहता रहे हैं, हकीम अजमल खान रहे हैं, सर सैयद अहमद खान नहीं रहे हैं कभी भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी थे। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे। वो 1857 के विद्रोह के समय वो कंपनी के न्यायिक सेवा में थे और कंपनी के प्रति वफादार थे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को सरकार को सलाह दी थी कि वो मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्हें भारत के राजभक्त मुसलमान द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया पुस्तिका और पैम्पलेट का प्रकाशन आरंभ किया। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1888 में भारतीय राजभक्त सभा इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। बाद में इस संस्था का पुनर्गठन करके इसका नाम संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब अखलाक नामक पत्रिका में किया था। अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय और विज्ञान तथा मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है कभी भी? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये कभी नहीं रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। लाला लाजपत राय, जिसे शेरे पंजाब कहा जाता है, 1920 में कलकत्ता में के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान थी और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। मोतीलाल नेहरू 1919-1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा पत्रों का संपादक किया था, जिसमें केसरी मराठी भाषा में थी और मराठा अंग्रेजी में था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था, किंतु कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ही नहीं की थी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट रही हैं। एनी बेसेंट 1917। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को चुना था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के लिए।
अखिल भारतीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय हुए थे 1920 में। लाल बाल पाल के त्रिकुट में से केवल लाला लाजपत राय ही कलकत्ता में 1920 की कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाकी दो बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी 1924 में कानपुर 40वां अधिवेशन 40वां। सरोजिनी नायडू एक कवियत्री राष्ट्रवादी नेत्री थी और 1925 में हुए कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन के 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। 1947 से 49 तक वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं अपितु बम्बई में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि पूरे में आयोजित होना था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण यह बम्बई में आयोजित किया गया था। कथन एक असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को भी पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बिहार के पटना के स्थित कंपन बांकीपुर में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता या संस्थापक घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो R.N. मुधोलकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। हालांकि इस अधिवेशन से पूर्व तिलक ने इस नारे का प्रयोग 1916 में होम रूल में कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक का द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया, इसे लेकर विद्वानों के में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने सबसे पहले यह वाक्य गढ़ा था। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्के आहे आड़ी तोमी मिल वाड़ा रच, और तिलक ने इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का उपयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल के दौरान अप्रैल-मई 1916 में किया था। कुछ स्रोतों ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वप्रथम 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का प्रयोग किया था, किंतु इनके समर्थन में प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। यह वक्तव्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला नहीं है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। CR दास, ये एकदम सही बात है। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नहीं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज यूले थे, ये सचिव बने थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये सही है। 2 और 4 सही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। A.U. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष कभी नहीं बने, वो केवल महासचिव बने थे। CR दास 1922 में गया के CR दास जो है 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन से भी CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान वो जेल में थे। जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास ने जेल से ही कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये था लाला लाजपत राय का। सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरों को से बचने के लिए किया है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये लाला लाजपत राय ही लगाए थे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग दूँ, ये कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पत्ती के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को लिखे पत्र में कहा है कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरी सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत में प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। 1930 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस।
अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अमृतसर में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए कौन कौन उनके साथ थे? तो उनके साथ थे केलकर थे और आईवी सेन थे। केलकर और आईवी सेन 2-4। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक, CR दास का सहयोग चाहते थे। मतलब कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी जो है गंगाधर तिलक और CR दास का सहयोग चाहते थे, क्योंकि लेकिन कार्यावधि के कारण इस हेतु नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इस शीर्ष नेताओं के स्थापन के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर और आईवी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी का सहयोग हेतु चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो इसमें भाग लिया था विलिंगटन ने, बम्बई में 1915 में। लॉर्ड विलिंगटन था 1915 बम्बई में। लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। वह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। ज्ञातव्य है कि विलिंगटन भारत के वायसराय नहीं थे। वर्तमान के भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। सी विजय राघव चेरियार भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 की सदस्यता शुल्क 4 आना प्रतिवर्ष किया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो ये नागपुर अधिवेशन में। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्व उत्तरदायी सरकार दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दोनों सही है। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया गया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो ये चित्तरंजन दास थे। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास CR दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर असहयोग करके भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इसी अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के
की वर्ष 1932 में स्थापना की थी, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। नीचे दिए गए सूची को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले सरोजनी नायडू तो 1924, 1925, गांधी जी 1924, गांधी जी 1924, 1925, 1924, जवाहरलाल 1929, 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 1413। प्रश्नगत अध्यक्षों का प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्ष वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। जवाहरलाल नेहरू 1929, 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की थी, ये था बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था 1924 का बेलगांव। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव। इसको मिलाना है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो सरोजनी नायडू 1925 3, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू 3, मोतीलाल नेहरू 1919 1, राजेंद्र प्रसाद 1934 2, अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 4-3-1-2 सॉरी। मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर, सरोजनी नायडू 1925 कानपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई और अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कानपुर 1925 4, लखनऊ 1916, लखनऊ 1917, कानपुर 1925 4, लखनऊ 1916 1, बनारस 1905 2 और मेरठ 1946 3 4 मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? तो ये है लखनऊ अधिवेशन। 1936 के कानपुर के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई। उन्होंने कहा कि समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस के 91वां संविधान संशोधन 1920 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया और अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया। राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, जो आगे चलकर 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि JB कृपलानी 1946 में मेरठ में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1938 में किसको भारतीय राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति थे? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।
भारतीय आज़ादी से पूर्व ये सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964, वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस 1847 से 1906, 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस 1859 से 1924, वर्ष 1914 में कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिला लेते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू कानपुर 2, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1, 2, 1 लास्ट में कहाँ है, 1 और 2 यही है दोनों दोस्तों। M.S. अंसारी मद्रास में और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, तो 3, 4, 2, 1। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता M.A. अंसारी और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र के भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार हैं। इंदिरा गांधी 1978 से 40 तक, राजीव गांधी 1985 से 91 तक, सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक सबसे लंबा कार्यकाल, और वर्ष 2019 से 22 तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर के अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी बेलगांव 1924 और जवाहरलाल नेहरू लाहौर, कानपुर और फैजपुर क्रमशः 1929, 1936 और अप्रैल 1936 और दिसंबर 1936 में की थी तथा सरदार पटेल जो है 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे और ये 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे तथा आज़ादी के समय में भी यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया चुने गए थे, ये 1948 जयपुर में। और उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे, एक बार 1929 में बने थे लाहौर में, और फिर 1936 में फैजपुर लखनऊ, और 1936 दिसंबर में फैजपुर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में 1931 में लाहौर के वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ के जो स्टार हैं JB कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलभूत बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मनगढ़ का हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो 1919 का अमृतसर अधिवेशन। 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।